खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम ना कर। जिल्लत भरी जिंदगी जीत जीत उम्र तमाम ना कर। अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे। आदमी होकर आदमियत को बदनाम ना कर। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का है पहला सेशन जहां पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं ईवीएस को लेकर के। और जैसा आपको पता है कि हम लगातार इस सीरीज को शुरू की हैं जहां पर ईवीएस के कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं, जहां पर आप सभी चीजों को समझने वाले हैं। तो गौरव जी नमस्कार, सभी को प्यार भरा प्रणाम है। और ईवीएस के इस सेशन को बिना किसी सवेरी के शुरुआत करता हूं और आपको नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। और आज ईवीएस में पहला सेशन हम शुरू कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता लग जाएगा पेपर किस तरह से बन रहा है, पेपर कहां कहां से निकला है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चले शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग नेहा जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन है, कुडुक इज द कॉलोक्वियल लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ वेयर। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? झारखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी आपको बोलियों से संबंधित एक सवाल पूछा गया जहां पर मुझे सबसे तेज आंसर मिल रहा है ए कि कुडुक जो है वो झारखंड की भाषा है। और बहुत ही खूबसूरत जवाब है, बहुत ही आसान सा आपने जवाब देने का प्रयास किया है कि कुडुक जो है वो झारखंड की भाषा है। यानी कुडुक, also Kuruk's Orient or Unnao is a Dravidian language spoken by nearby 2 million Kuruks and Kisans, tribal peoples of Jharkhand, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड त्रिपुरा इन इंडिया। तो इन देशों में ये इन राज्यों में ये भाषा बोली जाती है भारत देश के। तो बता दूं, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, बंगाली, नागपुर, खोटा, पंच परगनिया, कुड़मली यहाँ की प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा यहाँ कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा मिजोरम की प्रमुख भाषा, इसे लुशाई भी कहते हैं। तो पूछ सकता है लुशाई कहाँ की भाषा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य भाषा है, जबकि संस्कृत को वैकल्पिक रूप से वो प्रयोग करते हैं। और असम की भाषा असमिया असमिया कहा जाता है, यानी छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है। तो अगर आपसे भाषाएं पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा किस राज्य की, इसलिए मैंने यहां पर भी आपको चीजें रख दी हैं। ओके, प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार है। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्यों है? Games and puzzles are important part of EVS teaching and learning because they provide time for the learners to have fun. वो शिक्षार्थियों को मजा करने का समय प्रदान करते हैं। वो कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं। कक्षाओं में संपादन करना आसान है या वो शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देते हैं। तो ऑप्शन आपके समक्ष है और प्रश्न नंबर 2 भी आपके समक्ष है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। खेल और पहेलियां, याद रखिएगा मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है। अब बात मैथमेटिक्स की नहीं है, बात है ईवीएस की। तो देखो दोनों की पेडागोगी में डिफरेंस है, उसको समझते चलिएगा, उसको जानते चलिएगा और एक भी चीज आपसे गलत ना हो ऐसा हमारा मानना है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि मजा करने के लिए समय प्रदान करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चों को मजा करने के साथ साथ उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक रास्ता मतलब क्या है? टू प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ क्लास, बिल्कुल नहीं। इट इज नेसेसरी टू एडिट देम इन क्लासरूम। बट इससे इंपैक्ट क्या है कि वो शिक्षार्थियों को आप पैटर्न को, यानी वो खुद से, जब बच्चा ईवीएस में अधिगम करता है, शिक्षण पहेलियां देखता है, खेल देखता है, तो वो पैटर्न को खुद से समझते हैं। और यही इसका सही जवाब आपने भी जो दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। आरोही asked her learners to draw a map of their class. This activity will be helpful in developing what? Understanding of orientation and relative position. अभिविन्यास और सापेक्ष स्थितियों की समझ के लिए। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों के अभिलेखन के लिए, पूर्व अनुमान और गणना कौशल के लिए, भूत देशों को खींचने का कौशल, स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स। तो
देखेंगे इसमें आप लोगों की प्रतिक्रिया। फिर से डी ऑप्शन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर जरूर कर दें गौरव जी। चलिए, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग सभी आएंगे और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा उठना सफल हो गया, क्योंकि अगर मैं ये बच्चे कम आते तो हो सकता है मुझे भी नींद आ जाती। तो सवाल क्या है आपके समक्ष है कि भूदृश्य को खींचने की बात हो रही है और राइट ऑप्शन, अरे वाह ईवीएस तो आपको अच्छे से आ रहा है। नहीं, याद रखिएगा, जब वो मानचित्र खींचने को कहती है या किसी मैप को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिएंटेशन रिलेटिव पोजीशन, क्योंकि मैप पर अगर बच्चा अपने घर को बनाएगा, अपने स्कूल को बनाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा, किस सापेक्ष में, किस तरह से वो किस दिशा में इन चीजों को उसको पढ़ने में आसानी होगी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक एकदम सही जवाब है। पेडागोगी अच्छी है, वैसे ज्यादा महंगी मुश्किल नहीं है। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। While assessing the learners in EVS, one has to avoid, आपको किस चीज से बचना होगा? आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, या एकत्रित जानकारी करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से। तो किससे आपको बचना होगा? यानी यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज व्हाइल मेकिंग असेसमेंट, क्विकली रिकॉर्ड द इंसिडेंट फॉर मोर एक्यूरेट डिटेल। और जवाब क्या बात है, ए और बी में थोड़ी सी तकरार है, थोड़ी सी बात बिगड़ गई है ए और बी के साथ। तो चलो देख लेते हैं आखिरकार ए और बी में कैसे तकरार कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर आप बी करेंगे। देखिए, अगर बचने की बात हो रही, किससे आपको सेव अवॉइड करना चाहिए, तो जब आकलन करते समय, जब अगर मैं किसी बच्चे को असेसमेंट कर रहा हूं तो उसने एक्यूरेट टेक्निकल भाषा लिखी है कि नहीं लिखी है, हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब छोटे बच्चे जब तकनीकी भाषा का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो आप उनको डिग्रेड ना करें। तो आकलन करते समय आप तकनीकी भाषा के उपयोग से बचें, इससे बचाव करें और बच्चों को समझाएं। अगर वो डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल्स भी यूज करते हैं तो वो सही होगा। तो राइट ऑप्शन ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की, बिल्कुल देखो, अगर आप इससे तो हमेशा ईवीएस में तो ये होता है ना कि अगर आपको किसी का सही विवरण देखना है तो आप उसकी तत्कालीन रिकॉर्डिंग देखें, आकलन के रूप में समूह का उपयोग करें आधार पर, और जानकारी करते समय विभिन्न तकनीकों का उपयोग से करने से, तरीकों का उपयोग जरूर करें लेकिन तकनीकी टेक्निकल लैंग्वेज का आप यूज ना करें। जिन्होंने ए दिया वो एकदम सही जवाब है। एक और सवाल है, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? एक, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थिति इसमें निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षार्थियों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए गुंजाइश प्रदान नहीं करता। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है सही, कि जो जवाब एकदम सही होना चाहिए? कौन से तरीके इसमें आपको सही लग रहे हैं ये देखना है और देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। देखिए, समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, नहीं, क्या आप जब कंटिन्यूअस आकलन जानते हैं ना, सीसीई सुना होगा ना आपने, सीसीई जिसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन होता है। तो कंटिन्यूअस एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या किया जाता है? क्या कंटिन्यूअस एवेल्युएशन से बच्चे के बारे में डिसीजन लिया जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो गलत है। इट इज यूज टू प्रोनाउंस जजमेंट अबाउट द चाइल्ड, आप इससे बच्चे का जजमेंट नहीं करते। आप जब सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, कंटिन्यूस से नहीं होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव से फैसला होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो एवेल्युएशन होता है वो क्लास बेस्ड एक्टिविटी पर होता है, जबकि जो कॉम्प्रिहेंसिव जिसको आप व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, उससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। इसलिए जब आप कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। कॉन्टिन्यूअस से बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, इन चीजों को समझाया जाता है। शायद याद आ गया होगा आपको, मैंने समझाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, पहला ऑप्शन तो गलत है। हाँ, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी जब बच्चा कैसे सीखता है, इसको इसके साथ इट शुड बी कंटेन इन द लर्निंग सिचुएशन। शिक्षक को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समझ, बिल्कुल सही बात है कि टीचर अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करे क्योंकि बच्चा उसको सही नहीं समझ पा रहा है। तो बच्चे में
प्रॉब्लम है उस प्रश्न को समझाने के लिए। तो क्या करता है असेसमेंट, कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी सुधार करने की बात करते हैं, ये भी सही है। तो बी और सी तो सही हो गए। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी, देखो अगर सह शिक्षार्थियों की बात करते हैं यानी जो आपके को लर्नर्स हैं, आप उनमें सुधार करने की निगरानी बच्चा क्यों करेगा, और गुंजाइश प्रदान नहीं करता। सुधार के लिए तो कंटिन्यूअस किया जाता है, इसलिए ये गलत है। तो अगर मैं आपसे बताऊं तो हमने कौन कौन से गलत सिद्ध कर दिए, हमने ए गलत सिद्ध किया, डी गलत सिद्ध किया, तो बी और सी इसका सही जवाब है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चूज किया है वो एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्राची, नंदा, सीमा, राजेश रंजन, उम्दा, सीमा, प्राची, सीमा, सिंपी, फरजाना और प्रभिता, वेरी गुड। तो एक और सवाल क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखेंगे। कॉलम एक में हमारे आवास, हमारे घर के बारे में सवाल है। कॉलम एक और कॉलम में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम दो में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों का सही विवरण मिलान कीजिए। असम में लद्दाख, मनाली और राजस्थान, ये चार जगह दी हैं। इनके जो ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं वो कौन से हैं, आपको मिलान करना है। पत्थर लकड़ी से बने ढालू वाले घर, सेकंड पत्थर से बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर, बर्फ के घर, इग्लू, मिट्टी के घर, कांटीली झाड़ियों से बनी छतें। और आपका जवाब होना चाहिए क्या। इससे पहले अगर कुछ देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम असम की बात करते हैं। देखिए असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि असम में ज्यादा पानी और बाढ़ आती है। तो जब बाढ़ आता है तो घर में पानी ना घुसे, इसलिए यहाँ पर बांस पर खड़े होकर के इन घरों को बनाया जाता है। तो असम में कैसे घर बनते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी बांस पर खड़े होकर के। तो हम कह सकते हैं यानी बांस के खंभों पर बने घर, तो यानी एक का थर्ड हो गया। ये बात समझ में आई। ये बात करते हैं लेह और लद्दाख के घर। देखो लेह लद्दाख में टोटल बर्फी पहाड़ है, तो जो भी घर बनेंगे वो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ की मदद से, पत्थरों की मदद से बनेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे पहाड़, और यहाँ पर लेह और लद्दाख में आपके सामने घर पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, पत्थर के घर बनते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, थोड़े से हाँ ढाल वाली छतों वाले घर बनते हैं जो पत्थर या लकड़ी को बने होते हैं। क्यों बनते हैं ऐसे, क्योंकि वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ से जो होता है क्या होता है, तो बर्फ उनसे ढल जाती है, नीचे उतर जाती है, बाहर इकट्ठा नहीं होता छत पर, इसलिए वहां पर क्या बनते हैं, इस तरह के घर बनते हैं। और राजस्थान में ये कच्चे मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों वाले छतों वाले घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, और जो मिट्टी वाले घर हैं वो तापमान को मेंटेन रखते हैं और आसानी से जो ठंडी ठंडी हवा आप लेते हैं वो इन घरों के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूं कि भाई ए का जो ऑप्शन है वो थर्ड है। अभी मैंने बताया बी का ऑप्शन कौन सा जगह, पत्थर के बने घर लद्दाख में, ये लद्दाख वाला तो सीधा ऑप्शन यहाँ कर सकते हैं हम ऐसे। मनाली मैंने बताया बर्फ के खंभे, बर्फ पर बने घर जिसमें आप जो है ढालू वाली छतें होती है पत्थर के बने घर, तो मनाली में कौन से हो जाएंगे, दैट इज ये वाले। और राजस्थान मैंने बताया मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों वाले घर, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है दिन में। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन ए कर दूं, इसलिए मैंने सभी को आपको बता दी है इस तरह के घर होते हैं जिससे कि आप आसानी से इन घरों के आधार पर अपनी विजुअलाइजेशन को मजबूत कर पाए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे जवाब। हाँ लाइक जरूर करते रहो भाई, मैं इसको बहुत डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको गलती, आपको चीजें विजुलाइज होकर समझ में आए। क्वेश्चन है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मेयर हैज सम स्टूडेंट इन द क्लास हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, यानी नेटिव का मतलब क्या है कि जैसे पहले मैं गांव में रहता था यूपी में और मैं डिस्प्लेस होकर के बेंगलोर में आ गया हूं, तो मुझे दिक्कत तो होगी, मेरे बच्चों को भी दिक्कत होगी पढ़ने में, क्योंकि हमारी भाषा दूसरी है, उनकी भाषा दूसरी है, वातावरण अलग है। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे, उन्हें समूह कार्य देंगे। क्या ये बात सही है, आपको सही लगता है कि आप जो है बच्चों को बनाएंगे उनको समूह में, ये तो गलत है ना, क्योंकि फिर
समावेशी शिक्षण कहाँ रह जाएगा? अगर आप इस तरह से करेंगे तो समावेशी शिक्षण तो नहीं बचेगा ना, तो गलत है। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने, हम कहेंगे और कुछ भी हो तुझे झेलना पड़ेगा, जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना, हीरोइन का बाप हीरोइन से कहता था कुछ भी हो तुझे इसी के साथ शादी करनी है। ऐसे तो फोर्स नहीं कर सकते ना बच्चों को, ये गलत है भाई। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और कहानियों के, बिल्कुल सही बात है। उनको क्या करेंगे, मिंगल करने के लिए बोलेंगे, भी तुम दूसरे विद्यार्थियों से बातें करो, सीखो, वो कैसे समझते हैं उनकी भाषा को समझो, और हम कहानी के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, जिससे कि आप आसानी से समझ गए। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही खूबसूरत जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग नीलेश, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। एक और सवाल है, एनसी 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ईवीएस करिकुलम, यानी 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में कौन सा सही है? ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप ईवीएस की थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें ये सवाल बहुत आराम से दिया गया है, और मैं चाहूंगा आप इसका जवाब आसानी से दें। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, या ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है? तो देखेंगे आपका जवाब कौन सा एकीकरण आप बताते हैं। अगर आपने ईवीएस पढ़ा है तो आपका जवाब मुझे सही मिलेगा, और रॉय फेफड़ा खुश हुआ, क्या बात है, बहुत बहुत, हाँ मेरा भी फेफड़ा खुश हो रहा है इस समय, वेरी गुड। तो सवाल पर जवाब भी, क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। क्योंकि आप बता दें, जब भी आप पढ़ते हैं किसको, ईवीएस को, तो ईवीएस में विज्ञान, क्योंकि जब प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ते हो तो विज्ञान में ईवीएस का पाठ लगाया जाता है, सामाजिक विज्ञान में आप ईवीएस पढ़ते हैं, और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन। तो ईवीएस इज इक्वल टू साइंस प्लस एसएसटी प्लस एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छा जवाब है, और आपने बी ही दिया है, मुझे उम्मीद है। प्रणाम, कैसी है मधु? अरे नहीं मधु, आपको सुबह सुबह कैसे भूल जाएंगे। मधु, इतना मीठा आपका नाम है, इतना मीठा आप बोलती हैं, तो इतनी कड़वी बात आप कैसे कह रही हैं? ना 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 ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों के एक सर्वेक्षण का करने को कहते हैं। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? यानी अगर टीचर बोला ईवीएस का, भाई हम सर्वे करेंगे कि कौन कौन से विभिन्न प्रकार के ईंधन हैं, फ्यूल कौन कौन से हैं, तो इससे क्या होगा, प्री एस्टिमेट एंड रिपोर्टिंग स्किल, यानी पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल, समालोचनात्मक चिंतन यानी गहन चिंतन या परिकल्पना बनाना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। आपको बता दें, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग करना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। और आप जान गए होंगे सवाल का जवाब क्या मिलना चाहिए भाई, तो हमें पूरा विश्वास है सवाल के जवाब में गलती नहीं होगी आपसे। तो क्या होगा जवाब, और यहां पर मिल रहा है सी, क्या बात है, और सी जवाब देने की नहीं, गहन चिंतन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये गहन चिंतन मतलब क्या होता है पहले समझ लो। क्रिटिकल थिंकिंग का पहले मीनिंग समझो, आप सबने गलत उत्तर दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग का पहले मीनिंग समझो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन करे, जैसे जो उसको बताया जाए उसको ना माने, एकदम ना मान ले। जैसे बोला था ना एनसीएफ में, सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए, तो बच्चे को जो बोला तुरंत उसने, आपने बोला 2 और 2 4 होते, बोला हाँ जी, बोला 3 और 2 5 होते, हाँ जी, 3 और 2 6 भी होते, हाँ जी। तो मतलब उसको क्रिटिकल थिंकिंग, यानी उसको उसकी आलोचनात्मक चिंतन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी आप बात करेंगे किसके बारे में, भाई आप सर्वेक्षण करेंगे, और सर्वेक्षण में क्या होता है, आप डेटा कलेक्ट करते हैं। जब भी आप सर्वे करते हैं तो करते क्या सर्वे में, आई थिंक जब सर्वे करते हैं तो आप सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसको डेटा को इकट्ठा करके रिकॉर्ड बनाते हैं ना। तो बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, दिल के साथ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि आप सुनेंगे दूसरे लोगों की बात, क्योंकि आप सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भी शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, लाइक बड़े कम दिख रहे हैं मुझे। हाँ, राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? व्हाट आर द बेस्ट वे टू बिल्ड ए लर्नर पोर्टफोलियो? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना,
शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी को अपने काम का चयन करना, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना और एक समय अवधि के शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। याद रखिएगा, ईवीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे गए हैं, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है? ओनली पुट दोज एप्पल्स। मैं एक सिंपल लाइन बता देता हूं, मैं आपको पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा सा मीनिंग बताता हूं जिससे आपको भूलेंगे नहीं आप उसको। आप किसी बगीचे में गए, आप किसी बगीचे में गए, बाग में, और आपके पास एक टोकरी है और उस टोकरी में आपको फल भरने हैं। तो और बगीचे में, उस बाग में हर पेड़ पर अलग अलग तरह का फल रखा हुआ है। तो आप कौन से फल को चूज करेंगे? आप कौन सा फल अपनी टोकरी में रखना चाहेंगे? जी, आप कौन सा फल अपनी टोकरी में रखना चाहेंगे? जो कच्चे हैं, अध पके हैं, कड़वे हैं, सड़े हुए हैं, ऐसे तो नहीं रखोगे ना। तो आप क्या करेंगे? जो सबसे मीठा, देखने में अच्छा, उसकी ज्यादा खूबसूरती होगी, जिसमें ज्यादा अच्छी फीचर होंगे, वही अपनी टोकरी में रखोगे ना। बस तो वही है, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो जब बच्चे की सभी क्वालिटी को देख करके आप उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पर पुट कर देते हैं, हाँ, जिसकी आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया है कि पोर्टफोलियो को कैसे समझ सकते हैं। अब सवाल यहां पर मिल रहा है आपको, क्या देखेंगे जवाब? देखिए, क्वेश्चन है विशिष्ट कारण क्या। मैंने कहा ना, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए ना, बिल्कुल जो विशिष्ट कारण है, स्पेसिफिक क्या रीजन है, सही बात है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, तो क्या आप जो वस्तुओं का चयन करवाएंगे, ये जरूरी है कि सभी, आप, मैंने क्या ना कहा, आप सभी फलों को नहीं भर सकते उसमें। मैंने बोला ना, जब आप बाग में जाएंगे आप उन फलों को रखेंगे जिनकी आवश्यकता है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना भाई, बी ऑप्शन तो गलत हो गया ना, कि काम के सभी वस्तुओं का चयन करना, सभी वस्तुओं का चयन पोर्टफोलियो में नहीं किया जाता है। शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसके अपने, बिल्कुल सही बात है। और समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना के विभिन्न अवधि में उन्होंने कौन कौन से काम किए, तो यानी ए, सी और डी सही होना चाहिए। बी ऑप्शन गलत है, सभी को पुट नहीं करते, इसलिए मैंने आपको फल वाला एग्जांपल दिया है। हमेशा इसको याद रखिएगा, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुड मॉर्निंग साक्षी, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक और सवाल है, चलो। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी भी फसल को उगाओगे तो many types of work have to do done to grow onion crops. Consider the steps given below and choose the option in which these steps are given in the correct sequence. इनमें से आपको बताना सही सीक्वेंस क्या होगा। पहला है मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। अब इनमें से कुछ सीक्वेंस आपके सामने दी गई हैं, आपको कौन सा सीक्वेंस सही लगता है कि प्याज की खेती करते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे जरूर मिलेगा और आप सही जवाब देने की बात करेंगे। जी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको कमेंट देख लेते हैं और हमें जवाब मिलेगा आपकी तरफ से। और राइट ऑप्शन यहाँ पर डी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्याज बहुत स्वादिष्ट तरीके से आप खाते हैं, हालांकि तामसिक भोजन में इसका माना जाता है कि तामसिक भोजन है ये, लेकिन फिर भी बिना प्याज के आनंद की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि प्याज बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है अलग अलग चीजों में। और राइट ऑप्शन बी मिल रहा है, बहुत बढ़िया जवाब, समझ लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले भाई आप किसी भी खेत की मिट्टी को भुरभुरा करोगे, तो पहला ऑप्शन तो ये हो ही गया। उसके बाद क्या करोगे? मिट्टी के बाद सीधे प्याज थोड़ी उखाड़ लोगे, बीज बोना पड़ेगा ना। तो बीज बोओगे ना उसके बाद, तो नंबर 2 में बीज बोओगे। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद जब उसमें प्याज उग जाएगी तो उसमें से जो कूड़ा है, जो खरपतवार है, जो वीड्स प्लांट है, यानी जो जंगली पेड़ हैं, जिन जो आपकी फसल को नुकसान, उनको उखाड़ना होगा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आप ये करोगे। उसके बाद जब प्याज हो जाएगी उसको उखाड़ के बाहर निकाल लोगे। और प्याज जब निकलती है तो उसके ऊपर डंठल लगा होता है ना। उस डंठल के आधार पर आपको उसमें से क्या होगा? उसकी सूखी पत्तियों को काटना होगा। तो लास्ट में ऑप्शन नंबर ये होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कोई बात नहीं, मेरी थोड़ी सी लग रहा है मुझे कि मैं कैमरे में नहीं, लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसको भी देख लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने समझ में आया तो देख लेते हैं किस तरह से भाई। अगर हमने समझा है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ना प्याज, ये जो प्याज है इस तरह की पैदा होती है, हम इसको ग्रीन यानी प्याज की सब्जी भी खाते हैं ना। इसके ऊपर वाली
काट के सूखने के बाद ये डंठल रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसको काट देते हैं उखाड़ने के बाद। और जब हमें इस तरह का प्याज जैसा आपके सामने है, इस तरह का प्याज हम लोग खाते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। सीमा जी, हाँ कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं गायब हो गया, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल? नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन में लगभग 17 घंटे का वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 वृक्ष पर ही घूमता है। यह कौन सा जानवर है? चिंपैंजी, स्लॉथ, पांडा या लंगूर? और मुझे उम्मीद है इसका जवाब तो आप भर भर के देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। और आपको बता दें, क्योंकि ये सवाल, और याद रखना स्लॉथ को भाई इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्लॉथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर तो आपने स्लॉथ दे ही दिया है, क्योंकि स्लॉथ पर हर किसी पेपर में लगभग सवाल पूछा गया है, तो स्लॉथ को पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूं फिर भी, ये ऐसी आकृति दिखा रहा हूं जी, है स्लॉथ का चित्र। ये उल्टा लटका होता है पेड़ों पर, पेड़ों की शाखाओं पर। हालांकि कुछ लोग इसको पालने भी लग गए हैं, और सबसे ज्यादा आलसी जानवर यही है पूरी पृथ्वी पर, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना? तो बता दें, स्लोथ देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है। स्लोथ कहां पाया जाता? दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। सबसे आलसी, लेजिएस्ट एनिमल इसको कहा जाता है, जो बस एक जगह उल्टा रहता है, पत्तियां खाता है, ज्यादा हिलता डुलता भी नहीं है, और उसका पाचन तंत्र इतना सुस्त होता है कि वो भी दुनिया में शायद किसी जीव जंतु का हो। पाचन तंत्र का मतलब क्या है कि अगर ये एक पत्ती दो पत्ती खा ले तो इसके पेट में 8-8 दिन 10 दिन वो पड़ी होती है, इसलिए ये कम खाता है। और अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है। स्लॉथ अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इस पर बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ रख दिए हैं, जिससे गलती ना हो। ओ गौरव अच्छा गौरव, तो गौरव ने स्लोथ को भी फेल कर दिया भाई। गौरव ने स्लोथ को फेल कर दिया है भाई। ये जो है लगभग 10 घंटे, गौरव 20 घंटे सोते हैं। तो स्लोथ समझ में आ गया। अगर पेपर में आएगा तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा जीव है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है। तो यहां पर हम कर सकते हैं 270 डिग्री घुमाता है स्लॉथ। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ी। रोनाल्ड रोस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसे सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्हें मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा गया, उसका उनका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया गया। रोनाल्ड रोज की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? ये सवाल आपके समक्ष है, और देखेंगे क्या। हाँ जी, पेपर में आया तो गौरव का नाम लिख देंगे इस बार। अगर गौरव का ऑप्शन नहीं हो तो लिख देंगे नोट, गौरव जी इतने घंटे सोते हैं। चलो देखेंगे जवाब क्या है इसका। अब रोनाल्ड रोज की इस कहानी को हमने इंट्रोड्यूस किया है ईवीएस की बुक में, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले क्या। तो शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करेगा। क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा भाई, वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए बिल्कुल नहीं, कहानी लिखने के प्रेरित नहीं करेगा ये, क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच है जहां पर काम किया गया। खुद एक स्टोरी बता रही हैं गौरव जी। तो अच्छा, सोने की वजह से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा माफ करिएगा, ये हो जाएगा। शिक्षार्थी विभिन्न खेलों को खोजने में अधिक रोमांचक कहानी को इकट्ठा करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये उनको प्रोत्साहित करेगा भाई, जिसने मच्छर का पेट फाड़ा, जैसे आइंस्टीन को आप जानते हैं ना, एडिसन को जानते हो ना, एडिसन के प्रयोग आपने देखे होंगे। तो ऐसे प्रयोग करेगा। उसने कहीं पढ़ा, उसने देखा चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती है ना। एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, बल्ब की जो खोज की थी, तो उन्होंने क्या पाना भाई, ये चिड़िया क्यों उड़ती हैं, ये चिड़िया कैसे उड़ती हैं। तो उन्होंने कहा चिड़िया इसलिए उड़ती हैं क्योंकि कीड़ा, उसने देखा कीड़ा खा रही थी नीचे बैठ के। उन्होंने सोचा चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि कीड़े खाती हैं ये। तो उन्होंने क्या काम किया, उसी का प्रैक्टिकल कर दिया। उन्होंने नई कहानी खोजी, उन्होंने बहुत सारे कीड़े पकड़े और उनको पीसा, और पीस के भी नौकरानी को पिला दिया कि ले पी, तू भी पंख, तू भी उड़ जाएगी। बेचारी उड़ी तो नहीं, लेकिन ज्यादा ऊपर उड़ गई, अस्पताल पहुंच गई। तो ऐसी जो प्रेरणा मिलती है वो इन चीजों से मिलती है। ठीक है ना? तो क्या मतलब हुआ, ये भी सही होना चाहिए। और विज्ञान के इतिहास, बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान में क्या हुआ उसकी सराहना करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो गलत है, क्योंकि वो शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित नहीं करना है, इसका उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन बहुत अच्छे से मिला।
हाँ मैं फिर से कराऊंगा, डोंट वरी मधु, मैं फिर से कराऊंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ मैथ्स का जो स्टार्ट करूंगा वो मैं 15 नवंबर के बाद करूंगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सभी क्वेश्चंस को आप समझ लें। एक और सवाल, नीचे दिए गए फल और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। सेलेक्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन बिलो व्हिच हैव सीड्स इनसाइड। बिटर गार्ड, कुकुम्बर, पॉडिला, ओकरा, ऑनियन, पियर, पोटैटो, टमाटो। यानी करेला, खीरा, चिंकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर, ये आपके समक्ष है। और हम चाहेंगे आपका जवाब मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा ये तो मुझे आप बताएंगे, समझते हैं आपकी तरफ से क्या इसके जवाब मिलेंगे और हमें आप कैसे सवाल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं आ गया नजर, पारुल डोंट वरी। सर गोड के पास, हाँ बिल्कुल गोड के पास भेज दिया। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आपकी तरफ से, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स सी। और जवाब मिलता है क्या, किन में बीज होते हैं इनको पहचानना है। और राइट ऑप्शन ए बी और मिल रहा है भाई, देखो ए बी आपका जवाब मुझे मिल रहा है, किन किन में बीज होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ओकरा को जानते हैं आप, ओकरा क्या होता है जी, ओकरा सुना है किसी का, ओकरा सुना होगा आपने ओकरा। तो राइट ऑप्शन ए मिल रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत। भाई लाइक बड़े कम है, लाइक में इतनी कंजूसी क्यों, बिल्कुल सही बात है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इन सब के अंदर बीज होते हैं। देखो आप खुद देखो, क्या आलू के अंदर बीज होता है, क्या आलू के अंदर बीज होता है, क्या प्याज के अंदर बीज होता है, नहीं होता ना। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो अगर मैं आपके सामने करूं, करेले के अंदर देख रहे हैं बीज है, खीरे के अंदर भी बीज है, आप देखिए चीकू के अंदर भी बीज है, आप देखिए ओकरा, भिंडी मतलब ओकरा, इसका जो नाम है वो ओकरा है, भिंडी हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये ओकरा जो है, भिंडी जो है, इसके अंदर भी देखो बीज दिख रहे हैं। प्याज के अंदर बीज नहीं है, नाशपाती के अंदर भी बीज होते हैं, और साथ में आलू के अंदर बीज नहीं होते, और टमाटर के अंदर भी बीज होते हैं। इसलिए मैंने सभी की इमेज आपको लगाई हुई जिससे कि आप देख पाए। तो आप देख पा रहे हैं सभी चीजों के अंदर जो बीजों की व्यवस्था की गई है वो कैसी है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को तो जी। ओकरा, ओकरा जो होता है ना, ओकरा का मतलब होता है भिंडी, जो लेडी फिंगर आप बोलते हो, हमारे यहाँ इसको लेडी फिंगर बोलते हैं, लेकिन अदर जगह इसको ओकरा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया सवाल, सारे मैंने इमेजेस आपको दिखा दी है। सब्जी खाने बनाने के लिए सुबह सुबह के टाइम में सब काट के दे दिया आपको। एक और सवाल, क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ये सवाल मैप का सवाल हर पेपर में आया, नोट कर लीजिएगा। ईवीएस में मैप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है। हाँ औकरा में करम, और जगह भी इसको औकरा ही बोलते हैं। धन्यवाद भानु जी। तो आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर की सुरंग पार करते हैं, अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है। तो यानी ये क्या है, आप ये दोनों में काम कर रहा है, दिशा संबंधी प्रश्न है और ये ईवीएस का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो चलो समझ लेते हैं इसको, आपका जवाब क्या होता है। भाई लाइक करते रहो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपका घर एक्स पर स्थित है, चलो फॉर एग्जांपल मानते हैं, हम दिशाएं कैसे गिनते हैं, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। ऐसे हमारी दिशा जो होती है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट में होता है पूर्व, और लेफ्ट में होता है पश्चिम। ये ऐसे होता है। हम जब भी किसी काम को, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, हम मानते हैं यहां पर आपका घर ये एक्स है जो मिड में है। उसने बोला आपका घर एक्स पर स्थित है, वाई विद्यालय है। यदि भी आपका विद्यालय सामने है लेकिन बीच में व्यस्त रास्ता है, तो आप पहले ठीक उत्तर में, यानी आप पहले उत्तर में 100 मीटर गए, ऐसे 100 मीटर गए। उसके बाद फिर ठीक पश्चिम में, आप देखो पश्चिम में कितने मुड़े, 75 मीटर। पश्चिम में 75 मीटर मुड़े, ऐसे आप, ऐसे, ये 75 मीटर हो गया। और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में गए। अब 100 मीटर दक्षिण में चले गए, ऐसे इधर की तरफ आ गए 100 मीटर। तो अब आपका विद्यालय एक्स का घर आपका कहाँ है बताओ। भाई यहां आपका घर था, जब ये 75, ये भी तो 75 ही है। तो आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर, अगर मैं आपसे बात करूं, नहीं हर जिले में गेम चेंजर। बेसिकली जो सीटेट का सेंटर है उसको समझने का ये कोशिश करिएगा, क्योंकि पहले जो सेंटर था वो हर जगह हो जाया करता, अब है सीबीटी, है ना। अब है सीबीटी, तो अब जो है ना उसके फिक्स सेंटर्स हैं, तो एक जिले में एक होगा, इतना ही हो सकता है। अच्छा आकांक्षा शुक्रिया।
थैंक यू, धन्यवाद, आपका यही कमेंट काफी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई, किधर है वो, आपका घर किधर हुआ? तो आपने कहा कि भाई ठीक पश्चिम में है 75 मीटर, ठीक पूर्व में है, ठीक दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन मिलेगा आपका डी। जी बिल्कुल सही बात है। ओके, तो चले आगे बढ़ी। तो भाई याद रखना, यहाँ गलती हो जाती है। उसने बोला है कि हम कई बार करते पश्चिम में भी लिखा तो गलत मत कर देना। उसने क्या पूछा है, वाई, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष घर, यानी इसका घर ये यहां पर है, वाई घर किधर है, इधर की तरफ है, तो घर के बारे में पूछा है, तो ये पूर्व में है। कभी आप पश्चिम में लगा तो हम गलत कर देते हैं इसको, तो राइट ऑप्शन डी लगा के है ना, कभी गड़बड़ करके आ जाओ पेपर में, ठीक है ना। ये बहुत कॉन्शियसनेस है इसको समझते समय। एक और सवाल, बिहार में लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? द बेस्ट पीरियड ऑफ फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग लीची, लीची बोलते बी कीपिंग को, इज जुलाई टू सितंबर, जनवरी टू मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर, अप्रैल टू जून। और मैं चाहूंगा गौरव इसका आंसर मुझे मिले तेजी के साथ, सबसे अच्छा मंथ कौन सा होता है लीची के लिए? और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे आसानी से मिल जाएगा, और राइट ऑप्शन मिलेगा सी। क्या बात है, सभी को पता है इसका जवाब क्या है, सी। अरे वाओ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है, क्योंकि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका है, और शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ लो, पूछ एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर मींस मधुमक्खी पालन, और इसका नाम क्या है, एपिस इंडिका, याद रहेगा। तो ये बिहार के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं इस तरह से। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा, एपीकल्चर बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने हर एक चीज की जानकारी में जो भी पेपर आपको पढ़ाऊंगा उसमें जो भी संबंधित तथ्य होंगे उनके बारे में आपको जानकारी विद फोटोग्राफ में देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों के में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईवीएस करेक्टली represent 4 of 6 themes suggested in the curriculum? Plant, animal, family, food and matter, वर्क प्ले काम और खेल, भोजन पदार्थ और यात्रा, परिवार दोस्त मित्र, भोजन पानी और यात्रा, चीजें जो हमें बनाती हैं और हम करते हैं, भोजन आवास पौधे और पदार्थ। तो आपका जवाब क्या होगा? और यहां पर मनोहर ने बड़ी तेजी से सी ऑप्शन दिया। क्वेश्चन क्या है, और मैं चाहूंगा आपको 6 में से 4 बताने बस, और आपका जवाब क्या होगा? और ये सब आपके किसमें है, ये सब आपके किसमें है, सिलेबस में, और सबने फिर से सी ऑप्शन को चूज करके अपनी इस बात को सही सिद्ध किया। बिल्कुल सही बात है। देखो, परिवार और दोस्त यानी परिवार और मित्र, हमारे मित्र, हमारा परिवार, भोजन, पानी और यात्रा, ये 4 थीमें हैं जो 6 थीमों में से यहां पर हमने लिखी हैं। इज दैट क्लियर? राइट ऑप्शन सी है जी, सी में सभी, हाँ मुख्य थीम है। बहुत बढ़िया भानु, वेरी गुड, बात कुछ आपको आता है, वेरी गुड। An EVS class learner share her observation about a beggar boy in the neighborhood and wants to know why parents don't send him to school. यानी एक भिखारी लड़का है, एक बच्चा है, एक भिखारी लड़के के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन साझा करती है, और जानना चाहते हैं कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। ऐसे शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को क्या जवाब देंगे? इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, उसे अवलोकन की सराहना करेंगे, और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे, या पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे कि पूरे भारत में भिखारी किस तरह से जीवन जी रहे हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? और यहां पर बिल्कुल आप, मैं तेजी से करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं है, कि पूरी कक्षा में उसके अवलोकन की सराहना करेंगे, क्योंकि आप उसको प्रेज करेंगे, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है, जो उसका ऑब्जर्व, वो एप्रिशिएटेबल है, यानी विल एप्रिशिएट द ऑब्जर्वेशन, डिस्कस इट, और उन्हें अन्य बच्चों के साथ भी साझा करेंगे। देखो इस बच्चे ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है, तो हम उसको अलग से चर्चा, ऐसा विषय नहीं कि उसको हम अलग से चर्चा करें, या उसे सिर्फ अपने कहेंगे तुझे फालतू का मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी पाठ्यचर्या पर फोकस कर जो तुम्हें पढ़ाया जाता है। और पूरे भिखारियों में, भारत में किस तरह का भिखारियों का समुदाय है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों ने जो उसका ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही खूबसूरत है। क्वेश्चन है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है, इनमें से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था?
Velcro is used to glue many things together. Who among the following made Velcro take inspiration from nature? आइजैक एसिमोव, जॉर्ज मेस्ट्रॉल, रोनाल्ड रॉस या ग्रोगर मेंडल। और आप जानते हैं वेलक्रो, तो जानते होंगे क्या होता है वेलक्रो? वेलक्रो जानते हैं सभी लोग वेलक्रो क्या है? अगर नहीं पता तो वेलक्रो मैं बता देता हूं। वेलक्रो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं वेलक्रो क्या है, ठीक है ना? क्योंकि और बिल्कुल सही बात है, राइट ऑप्शन तो हमने सही दिया। जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने ही इसको डेवलप किया है, बनाया है प्रकृति से। ये है आपकी वेलक्रो, देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये वेलक्रो है, देखा होगा ना आपने? फिर से दिखा दो एक बार। यानी जो चिपका, जूते चिपकाने के लिए आप यूज करते हैं, इसको वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन क्या है? जॉर्ज मेस्ट्रॉल। तो ये प्रकृति से लेकर के बहुत सारी चीज, हाँ, बैग में लगाते हैं, अपने शूज में लगाते हैं, जैकेट्स में चिपका लेते हैं, तो इसको वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसको जॉर्ज मेस्ट्रॉल के द्वारा ही बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत। आगे सवाल लेते हैं एक और आपकी स्क्रीन पर। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। जस्टिफिकेशन ऑफ यूजिंग एज ए कम्युनिटी रिसोर्स इज व्हाट? यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। अनायास यानी समुदाय को अपनी बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इससे उन्हें शामिल होने की जरूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करेगा। इट हेल्प्स टू स्पॉन्टेनियसली accept all the knowledge in the community. The community has its stake in their children's learning and needs to be involved in it. The community will be angry if not included, and it help to popularize and spread local knowledge without questions. तो समुदाय संसाधन के रूप में आपने चैप्टर पढ़ा होगा ईवीएस में, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और राइट ऑप्शन एकदम सही दिया है, क्योंकि समुदाय का मतलब क्या होता है? हम बच्चे समुदाय में रहते हैं और बहुत सारी चीजें हम कम्युनिटी नहीं, समुदाय में रहकर सीखते हैं, समाज में रहकर सीखते हैं। और बच्चों को उनके आसपास के डेली जीवन से, समुदाय से हम क्या करते हैं? बच्चे इंस्पायर भी होते हैं। तो समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है, बिल्कुल हिस्सेदारी है, क्योंकि बच्चा, आपने देखा होगा जनरली, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बच्चा घर से कभी गाली गलौज करना नहीं सीखता है। बताता हूं माधवी, मधु, क्या बच्चा अपने घर में गाली गलौज करना सीख जाता है? उसके मम्मी पापा तो हमेशा उसको बोलते हैं कि बेटा ये वाली बात है, ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो गाली सीख जाता है ना, फिर भी एक दूसरे को गाली देना सीख जाता है ना, जबकि वो गलत है। वो कहां से सीखता है? वो सब समाज में, समुदाय में जो साथ वाले बच्चे उनके साथ रहकर तो सीखता है, समुदाय में रहता है वहीं से तो सीखता है ना? बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कुछ मत सोचो, कई बालक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां से बंक मारकर मूवी देखने चले जाते हैं। क्या माँ बाप कहते हैं, उसके परिवार कहता है कि तू फिर स्कूल छोड़कर मूवी देखने जा? नहीं, कहाँ से सीखता है इन चीजों को? समाज से। तो समाज से बहुत सारी चीजें वो सीखता है। समुदाय का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को सिखाने में, ठीक है ना? अब समझ में आ गया होगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमारे देश में एक स्थान है जो जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह स्थान ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कौन सा है? There is a place in our country which called as cold desert. This area is highly dry and flat. This area is closed. Located at what? Darjeeling, Shillong, Leh, Ladakh, Shimla, हिमाचल प्रदेश। और ठंडा रेगिस्तान कूट देंगे। हाँ राजेश जी, सही कहा आपने, और आप सभी जानते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है, ये लद्दाख है, लेह लद्दाख। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम अप्रत्याशित है, यानी मौसम का कुछ पता नहीं होता, फ्लैक्चुएट है। इसका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कभी भी कि कब गर्म और कब ठंडा हो जाए। यहाँ का पल भर में मौसम प्रचंड बदलाव आ जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से -28 डिग्री के बीच होता है, जबकि गर्मियों में 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है। इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान इसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। इनमें से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है ईवीएस करिकुलम के? परीक्षा को आसान बनाना, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना ही तो है भाई। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन प्रणालियों से, रटन विधियों से परे हो जाए, ये सही बात है, क्योंकि बच्चा रटने का नहीं, ऐसा सिर्फ मना करता है। पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, ये भी सही बात है, क्योंकि बालक को पढ़ाओ कि बालक बुक किस नॉलेज पर डिपेंड ना रह जाए, वो आगे भी, हाँ बिल्कुल सही बात है भानु, बर्फ के लिए भी कुछ नहीं होता है, आगे भी
क्या होता है, पाठ्य पुस्तकों तक वो सीमित ना रहे और वो आगे तक बढ़ता चला जाए। इसलिए परीक्षाओं को आसान बनाना ये करिकुलम का फीचर नहीं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और सवाल की। इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड फ्रॉम हिज फील्ड्स, यानी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीड़ानाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगाता है, यानी धान मीन्स चावल की फसल उगाता है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः इसमें कोई सी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपने खेतों में अधिकांश रूप से वो अधिक उपज लेने के लिए अधिक उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है या फिर पीड़कनाशी मतलब जो कीटों को मार देता है, तो वो आपकी जो भूमि के अंदर पोषक तत्व हैं उनको भी मार देता है। ये बात समझिएगा। तो इन सब चीजों को मार देता है, तो इससे क्या होगा, लास्ट में जाकर आपकी भूमि बंजर बन जाएगी। इसीलिए हमारा जो आजकल देख रहे होंगे आप, ऑर्गेनिक खेती का एक क्रेज सामने आया है। ऑर्गेनिक मतलब आप जो नेचुरल खाद है, गोबर का खाद है, उसको प्रयोग करें और अपनी भूमि को उपजाऊ बनाएं। उससे उत्पन्न चीजों में जो पोषक तत्व हैं वो सब चीजें क्या होता है, वो बढ़ती हैं। इसलिए आप देखते होंगे मार्केट में अगर आप ऑर्गेनिक चीज लेने जाएंगे कि मुझे तो ऑर्गेनिक टमाटो चाहिए, तो वो 100 रुपए किलो मिलेगा, जबकि नॉर्मल टमाटो 30 रुपए किलो है। देखो, बंजर इसलिए हो जाएगा ना, एक टाइम पर आप उसमें इतना खाद डाल देंगे, इतना, ये केमिकल तो है, और केमिकल एक तरफ बढ़ावा करता है, दूसरी तरफ भूमि को उपजाऊ होने से रोकता भी है। जब तक आप डालेंगे तो उगेगा, और उससे उगने वाली चीजों में भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल, ये तो बोल रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट हम यूज कर रहे हैं, जिसको जैविक खाद बोलते हैं, हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी और उसी को बंजर बोलते हैं, जब भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी तो समतल हम मानते हैं। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे दिए गए हैं। जिस देश के लोग हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वो कौन सा देश है? हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब हमारा भारत जो है ग्लोब पर है। तो अगर हम नीचे की तरफ हैं तो हमारे सापेक्ष उल्टे लोग कौन से देश के खड़े होंगे? ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीनिया, ऑस्ट्रिया। क्या बात है, अर्जेंटीना के लोग खड़े होंगे। टमाटर का मैं, अरे मैं भी पति हूं। किसने बोला? जी, टमाटर का रेट आपको मालूम? अरे पारुल, मैं पति हूं। हैं, मुझे नहीं पता कि किसे पता होगा। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश आपकी जारी है, और देखेंगे क्या सवाल आपका हम पर भारी है, और एकदम सही जवाब अर्जेंटीना इसका सही जवाब है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, वो कैसे दिखाते हैं। देखो, ये ग्लोब है आपके सामने दिख रहा है। इस ग्लोब पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम हैं, ये भारत में हम हैं। अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे तो ये अर्जेंटीना है। तो इस ग्लोब पर जब इसको बोल्ड करेंगे तो यहां से ये इसके विपरीत आके खड़ा हो जाएगा, इसलिए अर्जेंटीना जो है वो हमारे अपोजिट उल्टा खड़ा होता है। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, साउथ अमेरिका में इसलिए भी है। मैंने इसलिए आपको ग्लोब पर दिखा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। बहुत आसान सवाल है। 7 पॉइंट्स पर, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट और 8 पॉइंट। जो ब्रेल लिपि आप जानते हैं वो किस पर है? हाँ, सब जगह अलग अलग रेट हैं, ये मैंने एक अंदाजा दे दिया था। तो आप सभी जानते हैं ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने बनाई थी, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, बचपन से ही उनकी आंखें चली गई थी, तो लुई ब्रेल ने इसको बनाया। तो राइट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं। इसको ऐसे देखो, ये 6 डॉट हैं। ए को कैसे पढ़ा जाता है? 1 डॉट। बी को ऐसे, सी को ऐसे, डी को 3 डॉट, ई को क्रॉस डॉट, एफ को 2 डॉट ऐसे 3 डॉट, जी को लगातार 4 डॉट। तो इस तरह से इस ब्रेल लिपि को कॉम्बिनेशन, 6 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से पढ़ा जाता है, जिससे बच्चा उसको आसानी से पढ़ लेता है। और जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको भगवान ने उनके साथ नहीं दी है दृष्टि, वो इन चीजों, इस ब्रेल लिपि के आधार पर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। ठीक है ना। एक और सवाल। इनमें से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? Which of the following is the union territory of India?
मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो देखेंगे कौन सा मिलेगा जी। आधुनिक में हाँ, क्योंकि वर्ड्स बढ़ते हैं तो चीज, और सी ऑप्शन मिलने की कोशिश है, जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। राइट ऑप्शन आपने कहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई इसको हम कैसे आपसे मना कर सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर में पहले खुद का नियम कानून थे, खुद अपना उसका संविधान था, लेकिन अभी क्योंकि अब धारा हट चुकी है तो धीरे धीरे उसको भी शामिल किया जाएगा। सी है इसका जवाब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एकदम सही जवाब है। दैट इज राइट ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर है। ठीक है ना, आगे बढ़े। वेरी गुड। एक और सवाल। कुणाल के ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। यानी कुणाल ने इनवाइट किया, जो लोकल काम करने वाला था, कारीगर था, एस्टेन था, उसको स्कूल में बुलाया वर्कशॉप के लिए कि कपड़ों को कैसे बंधाई की जाती है और कैसे उनको डाई किया जाता है। द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग लोकल एस्टेन इन द एडिशन टू द फॉलोइंग, उसको किस लिए हमने बुलाया है। शिक्षार्थी टाई और रंगाई के उपयोग में हुई तकनीक की सराहना करें। देखो, उनको सीखने के लिए बुलाया गया, किसी को तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये तो जवाब गलत हो जाएगा कि वो सराहना करेंगे, इसको तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, है ना। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, तो आप, मैंने कहा ना, आप बच्चों को दिखा रहे हैं तो बच्चों को उनकी सराहना करने के लिए नहीं बुला रहे। टाई और हाथ को, डाई को हाथ से करने का अनुभव प्रदान करेगा। देखिए, अनुभव प्रदान कर सकता है, शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करेगा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सी इज नॉट द राइट आंसर। लद्दाख और तीनों हाँ केंद्र शासित है। राइट ऑप्शन सी नहीं होगा, आपने थोड़ी सी गलती यहां पर कर दी है। राइट ऑप्शन नॉट सी, राइट ऑप्शन डी। क्यों? मैंने बार बार आपको स्टेटमेंट दिया, एक लोकल को बुलाया गया है, लोकल कारीगर को, यानी क्या बुलाया गया है, स्थानीय। तो जो स्थानीय कारीगर आएगा तो वो भाई स्थानीय भाषा में बात करेगा। तो बच्चों को उस स्थान, क्योंकि क्रियाकलाप है, जब बच्चों को डाई करना सिखाएगा तो जो स्थानीय भाषा है उसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, उन सभी चीजों को वो जानने की कोशिश करता है, जिससे भाषा, बिल्कुल, क्योंकि ये डाई करना, कपड़ों को रंगना बांधना एक एक्टिविटी हो जाएगी उनके लिए, और उसी के आधार पर वो भाषा को सीखेंगे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हाँ 27 क्वेश्चन हो रिशु, बिल्कुल ओके, बात समझ में आई। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। डेली 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा सेशन, और डेली आपको क्लास मिलेंगी, तो 6 बजे आप समझने की कोशिश करें। हाँ, लोकल फॉर वोकल। एक और सवाल। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। हाँ ना, कोई बात नहीं है। तो लेट्स सी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आपका। तो ट्रेन लीव्स नागरकोइल एट 4:15 AM on 5th June 2020 and reaches Gandhidham at 3:15 AM on 7th June 2020. The distance covered by the train in 2640, the average speed of the train during the journey is in kilometer approximate is what? और तो कोई बात नहीं, देर हो जाए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ईवीएस का हाँ मॉर्निंग में है रिशु। तो लेट्स सी, देखेंगे जवाब। मैं लाइक करते, देखो सवाल सिंपल है ना। अगर कोई रेलगाड़ी 5 जून को चली, 5 जून पर, तो हम क्या निकालेंगे, पहले टाइम निकालेंगे ना। तो भाई 5 जून को 2020 को 5 तारीख को चली, कितने बजे, 4:15 AM, और 7 जून को पहुंची कब, सुबह 3:15 पर पहुंची। तो आप खुद देखो कितना चली वो। पहले मैं एक काम कर देता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं 3:15 पर पहुंची, मैं मानता हूं 4:15 पर ही पहुंची होगी। 1 घंटा बाद में कम कर लेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 4:05 से 4:15, तो भाई 6 के 4:15, 24 घंटे, और 24 घंटे ये 48 में से कम कर दो, 47 घंटे लगे होंगे ना उसको, टोटल 47 आवर्स लगे होंगे ना। हाँ, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया हुआ है, ये तो मैंने आपको एग्जामिनेशन में, क्या मैंने तो ये तो आपको वहां भी पढ़ाया हुआ है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया हुआ है।
है ना। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। तो मैंने 1 घंटा क्यों एक्स्ट्रा किया, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ ले, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहे। तो लगभग कितनी हो जाएगी, राइट ऑप्शन समझ में आ गया होगा अब तो आपको पता लग गया। तो फिर बता दूं एक बार मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है आपको। इसको बोलते हैं प्रतिकारी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिकारी। राइट ऑप्शन क्या है, प्रतिकारी। यानी एक कमी को करने के लिए हम एक छोटा सा कमी कर, जैसे मैंने कहा ना, मैंने 3-15 की जगह 4-15 मान लिया इसको। इससे फायदा क्या मिला भाई 5 से 6 तारीख तक 24 घंटे, और 6 से 7 तारीख तक 24 घंटे, तो 48 घंटे। तो मैंने 1 घंटा इसमें जोड़ लिया था, तो मैंने कम कर दिया। तो टोटल जो हमारा टाइम लगा वो 47 आवर लगा। और टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो है 2640। तो भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कर दें 2640 अपॉन 47, तो लगभग 56 दशमलव कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं 56, इसका 56 द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो इसको इस तरह से करने का प्रयास करें। क्लियर है, बहुत ही खूबसूरत। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। नहीं, इसमें तो 18 की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, घंटा में समय है और अवधि किलोमीटर में है, तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक और सवाल, हमारे देश में नीचे दिए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज एल्यूमिनियम माइंस। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब जो लोग जहां जहां के हैं उनको पता होगा इसमें कहां कौन सी खाने हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा भारत में निकाला जाता है, और उसकी खान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब नहीं है, सही जवाब है ओडिशा। तो ये सबसे ज्यादा जो माइंस हैं एल्यूमिनियम की वो ओडिशा में है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, कैसी हैं, लेट हो गई। तो भाई आप सभी लोग इस सेशन को जरूर आगे भी बांटते रहें। क्वेश्चन नंबर 30, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो। यानी Bhushan has in his class wanted to integrate the theme Yatra in language classroom. Which resource would you suggest that the best suited for editing in the classroom? बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, यात्रा पर श्रव्यदर्शक क्लिप, यात्रा के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, या यात्रा पर कविता। अब देखेंगे आपका जवाब मुझे कौन सा मिलेगा, आपकी तरफ से कौन सा सवाल जवाब देने की कोशिश जारी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके समक्ष देखूंगा, वो भारी नहीं होना चाहिए। और यहां पर जवाब क्या मिलेगा, और ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत ही खूबसूरती से आपने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। आप ऋषु इंग्लिश भी ईवीएस के तुरंत बाद इंग्लिश स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ईवीएस के पेपर कराऊंगा, पेपर काफी है, उसके बाद मैं आपके स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश, ठीक है, डोंट वरी। अभी पहला ही पेपर है शिवानी, ये 16 तारीख का पेपर है, अभी सभी पेपर कराऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपका सपोर्ट। और आप सभी लोगों से भाई यही गुजारिश इल्तिजा है कि भाई आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि सभी लोग जुड़े। डेली 6 बजे मैं पढ़ाऊंगा। कोई भी आपको 45 दिन हमारे पास है जिनमें हमें समझना है, पढ़ना है, और उन 45 डेज में ही हमें सब चीजों को मानना है और जानना है, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझते चलें और पढ़ते चलें। ओके, वेरी गुड। तो इन्हीं चीजों के साथ हम जलते चलेंगे। हिंदी, हिंदी आज से स्टार्ट हो जाएगी, आपको बता दें आज से हिंदी प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है, ऑनलाइन वाला, शाम को 5 बजे। कामनी मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी आज, ठीक है ना। हाँ, पूरा लगेगा बुशरा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई आगे भी शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, जिससे, और इसका आंसर क्या है, बच्चों को यात्रा पर यात्रा अपने अनुभव, क्योंकि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, इसलिए इस थीम को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा उचित होते हैं, सबसे ज्यादा सुकूनदायक होते हैं। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, हाँ दिसंबर 15 से स्टार्ट एग्जाम, उससे पहले पहले सारे करा देंगे, आपको सीडीपी का भी करा देंगे, ईवीएस भी करा देंगे, सब करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका जुड़ने का। तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। सीडीपी की क्लास 10 बजे होती है आपकी 10 AM, जिसमें मैडम आपको प्रीवियस कराने शुरू करेंगी। इसके बाद ईवीएस मैंने शुरू कर दिया मॉर्निंग में 6 AM, शाम को 5 बजे हिंदी है, और शाम को 7:30 पर मैथमेटिक्स है, जहां पर पेडागोगी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और आप उसमें हंसते हंसाते रहें। तो बच्चा लोग नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाल अपने ऑनलाइन ही होंगे सारे।
ओके, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया सभी का जुड़ने का, सभी का उठने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।